हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन डेट इज ppm, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। 30 लोकेलिटीज, किसी शहर के 30 लोकेलिटीज से कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर कितना है उसको फाइंड किया गया और उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उसके हेल्प से फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। क्या बताना है? मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, ये फाइंड करना है इस टेबल के हेल्प से, इस टेबल के वैल्यूज़ के हेल्प से। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग ppm शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, कितना लोकेलिटीज़ पे कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व किया गया? 30 लोकेलिटीज़ का। तो 30 लोकेलिटीज़ पे कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व किया गया और सभी लोकेलिटीज़ पे कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आ रहा होगा। उस कंसंट्रेशन को ग्रुपिंग किया गया है क्लास इंटरवल के फॉर्म में। किस तरह से है देखिए, 0.00 ppm से लेके 0.04 ppm जो है, इतना के बीच कितना लोकेलिटीज़ में आया है कंसंट्रेशन? तो 4 लोकेलिटीज़ ऐसा होगा जहाँ पर इसके बीच कंसंट्रेशन आ रहा होगा, इतना ppm के बीच कंसंट्रेशन आ रहा होगा। उसी तरह से 0.04 से लेकर 0.08 ppm के बीच 9 ऐसा लोकेलिटीज होगा जहाँ पर इसके बीच कंसंट्रेशन आ रहा होगा। तो इस तरह से 9 ऐसा फिर लोकेलिटी होगा जिसमें 0.08 से लेकर 0.12 ppm कंसंट्रेशन वेरी कर रहा होगा। 2 ऐसा लोकेलिटीज होगा जहाँ पर 0.12 से लेकर 0.16 ppm के बीच कंसंट्रेशन आ रहा होगा। 4 ऐसा लोकेलिटी होगा जहाँ पर 0.16 से लेकर 0.20 के बीच कंसंट्रेशन आ रहा होगा, उतना ppm कंसंट्रेशन आ रहा होगा। और 2 ऐसा लोकेलिटीज़ है जहाँ पर 0.20 से 0.24 ppm के बीच कंसंट्रेशन आ रहा होगा। तो ये डाटा ऑब्जर्व किया गया है 30 लोकेलिटीज़ को में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन को, और उस डेटा के हेल्प से मीन कंसंट्रेशन फाइंड करना है सल्फर डाइऑक्साइड का इन द एयर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट हो गया। बगल में टेबल जो है सॉल्यूशन पार्ट है, ये हमने पहले ही ड्रा कर लिए हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगे, समझना हमारा मेन पर्पस है। इसके बाद जो कैलकुलेशन होगा बाकी का उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm है, उसका जो कंसंट्रेशन किस तरह से ग्रुपिंग किया हुआ है? कंटिन्यूअस ग्रुपिंग किया हुआ है। जैसे देखिए 0.00 से लेकर 0.04, फिर यहाँ 0.04 से लेकर 0.08, यानी कि कहीं का कंसंट्रेशन अगर 0.04 आ रहा होगा तो पहला क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा और सेकंड में इंक्लूड होगा। फिर उसी तरह से 0.08 कहीं का कंसंट्रेशन आ रहा होगा तो उस लोकेलिटी को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी तरह से 0.12 कंसंट्रेशन इतना ppm कंसंट्रेशन आ रहा होगा तो वो लोकेलिटीज़ इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि अपर लिमिट कहीं पर जो इस यहाँ लिखा हुआ है, अपर लिमिट अगला का लोअर लिमिट बन रहा है, और जहाँ पर लोअर लिमिट हो वो इंक्लूड होगा, अपर लिमिट एक्सक्लूड होगा, उस इंक्लूड नहीं होगा उस क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूअस ग्रुपिंग किया हुआ डाटा है और इस डाटा के करस्पॉन्डिंग यहाँ फ्रीक्वेंसी है। और कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा का हम लोग मीन फाइंड करने का हमारे पास 3 मेथड होता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर इस कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm है जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में, इस क्लास इंटरवल के फॉर्म से हम लोग क्लास मार्क का एक कॉलम बनाते हैं। और क्लास मार्क क्या हुआ? क्लास इंटरवल जो हुआ उसका मिड वैल्यू जो होता है वही क्लास मार्क होता है, या बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो सभी क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू को हमने यहाँ पर कॉलम 1 में लिख दिया। देखिए पहला क्लास इंटरवल है 0.00 से लेकर 0.04, इसका ये दोनों वैल्यू का एवरेज वैल्यू होता है 0.02। उसी तरह से या मिड वैल्यू बोल सकते हैं, ये दोनों का मिड वैल्यू ये हो गया। उसी तरह से
सेकेंड क्लास इंटरवल है 0.04 से 0.08 ppm, इसका मिड वैल्यू या एवरेज वैल्यू हो गया 0.06। तीसरा का एवरेज वैल्यू हो गया, तीसरा दोनों लिमिट का एवरेज वैल्यू हो गया 0.10 ppm। तो इसी तरह से सभी क्लास इंटरवल का करस्पॉन्डिंग हमने क्लास मार्क का कॉलम तैयार कर लिया। फ्रिक्वेंसी जो है इसको हम लोग FI से यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं और सभी वैल्यू एज इट इज हम लोग क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग या उसके सामने हमने लिख लिया। तो 2 कॉलम हमने इसके हेल्प से बना लिया। तीसरा कॉलम बनाना है FI/XI का। FI/XI का कॉलम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सभी एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे और जो भी एलिमेंट से वैल्यूज मिलेगा वो हो गया वैल्यूज ऑफ FI/XI। ठीक है, तो पहला फ्रीक्वेंसी इंटू पहला क्लास मार्क अगर मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 0.08। उसी तरह से सेकेंड फ्रीक्वेंसी और सेकेंड क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.54। तीसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90। चौथा फ्रीक्वेंसी और चौथा क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28। पांचवा फ्रीक्वेंसी और पांचवा क्लास मार्क को मल्टीप्लाई किए तो 0.72 और छठा फ्रीक्वेंसी और छठा क्लास मार्क को मल्टीप्लाई किए तो 0.44। इस तरह हमारे पास एक कॉलम तैयार हुआ जो FI/XI का कॉलम है। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे और या प्रीफर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड वहाँ यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है जहाँ पर हमको XI का एलिमेंट्स क्या हो छोटा हो या FI का एलिमेंट्स भी और दोनों का एलिमेंट छोटा हो। उस केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड को प्रीफर करेंगे मीन फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आगे का सॉल्यूशन भी इजी होगा। अगर ये वैल्यू इसका सब वैल्यूज अगर XI का एलिमेंट्स जो है बड़ा होता या इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे और बड़ा हो जाता तो उस केस में हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू भी छोटा है और ये सब वैल्यूज भी छोटा है और ये दोनों का प्रोडक्ट भी इजीली हम लोग कर पाए हैं। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। डायरेक्ट मेथड इस मेथड से हम लोग मीन फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा FI/XI बाय सिग्मा FI। ये जो हमको मिला सिग्मा FI/XI क्या होगा, सिग्मा FI/XI होगा। FI और XI के सभी वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग सिग्मा FI/XI से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी या FI के सभी एलिमेंट्स को अगर जोड़ेंगे या सब वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो जो हमको सम मिलेगा उस सम को हम लोग सिग्मा FI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा FI हमारे पास 30 है और सिग्मा FI/XI कितना है 2.96। इसको जोड़ने पर इतना आया है। दोनों वैल्यू को हम लोग इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर निकालते हैं। तो सिग्मा FI/XI के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2.96। तो 2.96 बाय सिग्मा FI जो हो गया 30 है। सिग्मा FI क्या रिप्रेजेंट करता है, जितना जगह पर ऑब्जर्वेशन लिया गया है, जितना लोकेलिटीज़ में ऑब्जर्वेशन लिया गया है वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। तो सिग्मा FI क्या हो जाएगा, यही 30 हो जाएगा और ऐड करने पर भी यहाँ हम लोग 30 देख सकते हैं। 2.96 में 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आता है अप्रोक्सीमेट, या हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 0.099 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और ये जो हमारा जो मीन है वो किस में आना चाहिए, मीन किस चीज़ का निकल रहा है, मीन निकल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। और कंसंट्रेशन ऑफ SO2 को हम लोग यहाँ किस उसका यूनिट क्या यूज करेंगे ppm। तो हमारा जो मीन हुआ 0.099 ppm। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मीन हुआ, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। ठीक है, तो ये हमारा रहा फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।